Hello everyone, I am Suman. Welcome on Guru Mantra Study Channel. बेटे हम 9th क्लास को पढ़ रहे थे। 9th क्लास को हमने डेमोक्रेसी वाला जो चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी को हमने क्या किया था, स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बारे में आपको डेफिनेशन दी थी कि इधर आपको डेमोक्रेटिक के देश के जो एग्जाम्पल है वो मिलते हैं, इधर आपको एग्जाम्पल मिलते हैं नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के एग्जाम्पल मिलते हैं। फिर इसी तरीके से इसी सीरीज में हमने इंट्रोडक्शन को देखा था कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर मेजर डिसीजन इलेक्टेड बाय इलेक्टेड लीडर्स, इसको हम कर चुके हैं, और फ्री और फेयर आपका क्या है इलेक्टोरल कंपटीशन के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। यानी कि इस पूरे इंट्रोडक्शन को पहले हमने देखा था, फिर उसके बाद हमने डेफिनेशन की थी। क्या की थी? डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डेमोक्रेसी? क्या डेफिनेशन की? डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि डेमोक्रेसी उसको कहते हैं जहां पर शासक किसके द्वारा चुना जाता है, वहां की जनता के द्वारा चुना जाता है, उसको क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है उसका बहुत ही डीप मीनिंग होता है। देखो आगे फिर हमने क्या पढ़ा था, ये डेफिनेशन को हमने क्लेरिफाई किया था। इसके बाद फिर डेफिनेशन की दोबारा हमने क्या है ये जो डेमोक्रेसी है उसकी डेफिनेशन को देखा, और फिर परवेज मुशर्रफ कहां पर? पाकिस्तान के अंदर हमने देखा था। और परवेज मुशर्रफ ने 1999 में क्या किया था, मिलिट्री से जो ये पाकिस्तान है उसको कंट्रोल किया, और 2002 में एक रेफरेंडम कराया था। रेफरेंडम का मतलब क्या है? यस या नो में आपको बताना है कि आप परवेज मुशर्रफ को आप देश के रूलर के रूप में देखना चाहते हैं या नहीं। ये रेफरेंडम सही नहीं था। यानी कि अगर आप डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है उसको फुलफिल करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स। और इलेक्टेड लीडर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे शासक जिनको कौन चुने? जनता चुने, अपनी खुशी से चुने। यहां हमने देखा था ये रेफरेंडम सिर्फ फॉर्मली था, यानी कि फॉर्मली इसको कराया गया था। और इसके बाद जो क्या है परवेज मुशर्रफ थे, उन्होंने क्या कर दिया? कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया। और कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते हुए उन्होंने लेजिस्लेचर को क्या है बिल्कुल बदल दिया था। इस तरीके से अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनकी फॉर्मेशंस को उन्होंने चेंज कर दिया था। अब देखो ध्यान से सुनना बेटे, इस चैप्टर के अंदर हम डेमोक्रेसी को डीप पढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी सच में होती क्या है, यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। सच में आप डेमोक्रेटिक कंट्री किसको कहेंगे? यानी कि किसी देश में अगर फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे तो क्या हम उस देश को डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं? तो आने वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा यही है, फ्री और फेयर इलेक्शंस। अब ये बताओ मेरे को कि किसी देश में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, यानी कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, वही इलेक्शन लड़ती है, उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव आकर जैसे कहें पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर के अंदर बैठते हैं, तो क्या आप उस देश को डेमोक्रेटिक कंट्री कहेंगे? तो अगला एग्जाम्पल हमारा इसी से रिलेटेड है, जो कि क्या है? चाइना। क्या है? चाइना। देखो, इन चाइना इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर द every 5 year for electing the country's parliament। अब ये कह रहे हैं कि हर 5 साल के बाद कहां पर इलेक्शन होते हैं? चाइना के अंदर इलेक्शन होते हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ पर लोकसभा इलेक्शंस होते हैं, उसी तरीके से यहां पर भी इलेक्शन होते हैं। कहां पर? चाइना के अंदर इलेक्शन कराए जाते हैं। अब ध्यान से सुनना, और चाइना की जो पार्लियामेंट है उसको क्या कहते हैं? नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नाम से पुकारा जाता है। किसकी पार्लियामेंट को? जो चाइना की पार्लियामेंट है उसको पुकारा जाता है। अब देखो ध्यान से सुनना, अब क्या होता है चाइना के अंदर? चीन में एक पॉलिटिकल पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी। क्या नाम है उस पार्टी का? कम्युनिस्ट पार्टी। चीन के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी। क्या नाम है? कम्युनिस्ट पार्टी। ध्यान से सुनना, यहां से ये आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प होगी
क्या हम चाइना को डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं या नहीं कह सकते? देखो क्या है, ये कम्युनिस्ट पार्टी क्या करती है कि जो ये पार्लियामेंट है, कहाँ की, चीन की जो पार्लियामेंट है, यहां पर 3000 मेंबर्स को क्या करना होता है, इलेक्ट करना होता है, यानी कि उनका चुनाव करना होता है। लेकिन उससे पहले ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है, क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी, जैसे अब डेमोक्रेसी के अंदर हमेशा ये होता है कि देश का आम नागरिक, क्या, देश का आम नागरिक, हर वो नागरिक इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी कर सकता है और अपनी वोट कास्ट भी कर सकता है। कहने का मतलब क्या है, मैं अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहूं या आप इलेक्शन में अगर एलिजिबल हैं तो आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने वोट का अधिकार भी ले सकते हैं। ये किसकी पहचान है, ये डेमोक्रेसी की पहचान है। लेकिन यहां चाइना के अंदर क्या होता है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी। क्या नाम है, कम्युनिस्ट पार्टी। अगर आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो सबसे पहले आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जिस पार्टी का नाम क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी। उसका फॉर्म फिल करेंगे कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं। अब आप आ जाए इंडिया पर आए, क्या है, इंडिया पर। इंडिया में 7 पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हैं जो कि नेशनल लेवल की हैं और जो क्या कराती हैं, नेशनल लेवल पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये बताओ कि चाइना की गवर्नमेंट और यहाँ जो इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो प्रावधान किया गया है, क्या चेंज नहीं है? यानी कि कहने का मतलब ये है कि चाइना के अंदर एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जिसको कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं, उसका अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं इलेक्शन में, आप किसी को भी चुन सकते हो। किसको? अकॉर्डिंग टू चाइना कह रही हूं कि मेरे को वोट दोगे, मेरे को वोट दोगे और मेरे को वोट दोगे, यानी कि आपके पास ऑप्शन सिर्फ एक ही है। कहां पर? चाइना के अंदर। इसके पर्सपेक्टिव में हमारे पास यानी कि इंडिया में अगर देखा जाए कि इलेक्शंस किस तरीके से होते हैं, तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं, जिससे क्या होता है, फ्री और फेयर इलेक्शंस होता है। कहने का मतलब क्या होता है, वहां हमारे देश की जनता जिस पॉलिटिकल पार्टी को, जिस मेंबर को बहुत बेहतरीन तरीके से पसंद करती है, उसी को हम क्या करते हैं, अपना वोट कास्ट करते हैं। यहाँ पर डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यानी कि धोखाधड़ी के साथ क्या है, इलेक्शंस में यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं होता है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, हम चाइना की बात कर रहे हैं। देखो चाइना में क्या होता है, इलेक्शन रेगुलरली होते हैं। नेशनल पीपल्स कांग्रेस की फॉर्मेशन की जाती है। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। मैंने अभी अभी बताया कि यहाँ पर अलग अलग जगह से 3000 मेंबर्स को क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। लेकिन किस पार्टी के थ्रू किया जाता है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू क्या है, उनका इलेक्शन किया जाता है। इट हैज नियरली अबाउट 3000 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम द ऑल ओवर चाइना। देखने में ऐसा लग रहा है कि पूरे देश से कितने मेंबर आ रहे हैं, 3000 मेंबर आ रहे हैं। कितने मेंबर आ रहे हैं, 3000 मेंबर आ रहे हैं। किस में पार्टिसिपेट करने, यानी कि इलेक्टेड होकर, और कहां बैठने आ रहे हैं, नेशनल पीपल्स कांग्रेस में बैठने के लिए आ रहे हैं। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि सच में इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन नहीं। बिफोर कंटेस्टिंग, कंटेस्टिंग का मतलब होता है चुनाव में भाग लेने से पहले। कंटेस्ट का मतलब भाग लेना, चुनाव में भाग लेना। चुनाव में भाग लेने से पहले अ कैंडिडेट, यानी कि अगर मैं चाइनीज हूं और मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहती हूं, तो वो जो कैंडिडेट होता है, नीड द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो ये क्या कहता है कि जो चाइना है, चाइना के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। देखो कि जब भी किसी व्यक्ति को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो उसको सबसे पहले एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा कि मैं इसकी तरफ से क्या लड़ना चाहता हूं, इलेक्शन लड़ना
चाहता हूं। Only those who are member of the Chinese Communist Party or 8 smaller parties called to it were allowed to contest election held in 2002 और 3। ये कह रहे हैं कि इस तरीके से अगर आपको पार्टिसिपेट करना है इलेक्शंस में तो ये कम्युनिस्ट पार्टी का ही आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म फिल करना पड़ेगा। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, और हमेशा किसकी सरकार बनती है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है। अब सीधी सी बात ये है बेटे कि क्या हम यहाँ ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं, कहां पर, चाइना के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे हैं और जिस तरीके से इलेक्शंस को कराया जा रहा है, क्या हम चाइना को डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं, लोकतांत्रिक देश कह सकते हैं? क्या हम इस पॉइंट को फेवर करते हैं कि फ्री और फेयर इलेक्शंस यहाँ पर होते हैं? कहां पर होते हैं? चाइना के अंदर होते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो देखने में तो लगता है कि चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन सच में चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। एक सेकंड एग्जांपल भी लेते हैं। क्या नाम है इनका? मैक्सिको। क्या नाम है? मैक्सिको। मैक्सिको को देखो, सिंस इट्स इंडिपेंडेंस, यानी कि ये जब से आजाद हुआ है। कब आजाद हुआ मैक्सिको? 1930 में आजाद हुआ। 1930 में आजाद हुआ। कौन? मैक्सिको। आगे, सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 मैक्सिको होल्ड द इलेक्शन आफ्टर द एवरी 6 ईयर। यानी कि अगर मैंने चीन को पढ़ाया था ना, तो चीन में तो हर 5 साल के बाद जिस तरीके से इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, उसी तरीके से यहाँ चाइना में इलेक्शन हर 5 साल के बाद होते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि मैक्सिको के अंदर इलेक्शन हर कितने साल में होते हैं? 6 साल में होते हैं। द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर द मिलिट्री एंड डिक्टेटर रूल, यानी कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये जो मैक्सिको कंट्री है वो किसके रूल में, शासन में रहा हो, वहां पर मिलिट्री का, सेना का कंट्रोल रहा हो, या फिर कोई ऐसा डिक्टेटर रहा हो जिसने कहां पर रूल किया हो, मैक्सिको के अंदर रूल किया हो। बट until 2000 every election was owned by the party called PRI। बहुत इंपॉर्टेंट है PRI, इसकी फुल फॉर्म को लिखा ऐसे जाएगा, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, यानी कि 1930 से लेकर और 2000 तक लगातार कौन सी पार्टी जीत रही थी? यानी कि यहां पर कई सारी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन तो लड़ती थी, लेकिन सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी जीतती थी, जो कौन सी थी? ये थी PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी इलेक्शंस को जीतती थी। तो ये बताओ कि यहां हम इसको नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों कह रहे हैं? देखो ये क्या करते हैं, ये स्कूल्स वगैरह में जाते हैं, जैसे जिस दौरान इस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार होती तो टीचर्स को ये इन्फॉर्म कर दिया जाता कि आपको, हर स्टूडेंट को ये बताना है कि PRI पार्टी बहुत बेहतरीन है, उन्हीं को, आपके जो परिवार के मेंबर है, इसी पार्टी को क्या देने होंगे? वोट कास्ट करने होंगे। इस तरह की जो डर्टी ट्रिक्स हैं, लोगों को पैसा देकर, बहला फुसला कर अपनी पॉलिटिकल पार्टी को जिताना, ये कहां का काम हो गया था? मैक्सिको का काम हो गया था। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर यहां पर कई सारी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी उसमें जीत रही थी, कौन सी पार्टी? PRI। लेकिन अब इसका रिजल्ट निकाल कर देखा तो ये PRI पॉलिटिकल पार्टी डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करती थी, यानी कि हर हथकंडे को इसने अपनाया कि मैं किस तरीके से क्या है इलेक्शंस को जीत सकता हूं। तो उसी तरीके से जिस तरीके से हमने चाइना को पढ़ा तो उसमें ये देखा कि चाइना सच में डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। इसी तरीके से ये कौन सा देश? मैक्सिको भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, क्योंकि ये किसका इस्तेमाल करता है? ये डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करता है, यानी कि गलत तरीकों का इस्तेमाल करता है। किसको जीतने के लिए? इलेक्शंस को जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण हम इसको क्या नहीं कह सकते? डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते। इस तरीके से अब हर देश में क्या है? डेमोक्रेटी। ये आपका देखो, अगर नॉर्थ अमेरिका का पार्ट देखें तो नॉर्थ अमेरिका में 3 हिस्से पाए जाते हैं।
कितने हिस्से पाए जाते हैं? 3। यहां इससे ऊपर ये यूएसए वाला हिस्सा है। अगर इससे भी ऊपर पूरा मैप देखेंगे तो वहां पर कनाडा वाला हिस्सा, फिर यूएसए, और यहाँ ये हिस्सा किसका है? मैक्सिको का हिस्सा है, जहां पर क्या की जाते हैं? इलेक्शंस पे पार्टिसिपेट, यानी कि जो इलेक्शंस की बातें आपने पढ़ी, हर 6 साल में यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं और वो फ्री और फेयर इलेक्शन उनको नहीं कहा जाता। वैसे मैक्सिको अपने आप को कैसा कंट्री बताता है? वो आपको बताता है ये डेमोक्रेटिक कंट्री अपने आप को बताता है। अब देखो यहां से ये कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। देखो चाइना और मैक्सिको के केस में आपने क्या पढ़ा? सीधी सी बात है, अगर आपने चाइना को देखा तो चाइना में एक ही पॉलिटिकल पार्टी वो फॉर्म फिल कराती पहले और ये कहती कि आपको हमारी तरफ से ही इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे, आप कोई भी पॉलिटिकल अदर पार्टी से आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो इस कारण हम उसको डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते। फिर दूसरा, आपने मैक्सिको का एग्जाम्पल पढ़ा। मैक्सिको में ये देखा आपने कि मैक्सिको के अंदर हर 6 साल में क्या होते हैं? इलेक्शन होते हैं। और वो इलेक्शन से जैसे आपने इस तरीके से कि मैक्सिको के अंदर वहां पर भी फेयर इलेक्शंस नहीं होते हैं, यानी कि लगातार एक ही पॉलिटिकल पार्टी वहां पर जीतती जा रही थी, जिसके कारण संदेह हुआ, वहां पर जांच हुई। जांच के बाद ये पता चला कि ये पार्टी पीआरआई नाम की पार्टी वो डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रही थी, जिसके कारण हम उस देश को भी यानी कि मैक्सिको को भी हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते। China should be considered the election described above as the example of people election their rulers. What can be conclude? अब देखो यानी कि ये दोनों देशों में जो भी इलेक्शंस जिस तरीके से कराए जा रहे हैं, क्या हम उन देशों को उसके अकॉर्डिंग डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं? यानी कि वहां पर फ्री और फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं? नहीं हो रहे। इसके कारण वहां पर डेमोक्रेटिक कंट्री वो नहीं कहलाते। Democracy must be based on the free and fair election where those currently in the power have fair chance of losing। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ये क्या कहते हैं कि जिस देश में क्या है, जिस देश में आप डेमोक्रेसी की बात कहते हो ना, तो वहां पर कई सारी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। मान लो ये पॉलिटिकल पार्टी अब क्या कर रही है? रूल कर रही है, शासन कर रही है, तो इसके मन में ये भय होना चाहिए कि अगला जब इलेक्शन होगा, जब अगला चुनाव होगा, तो इट में बी पॉसिबल कि आपको क्या कर दिया जाएगा? डिफीट कर दिया जाएगा। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी क्या कर सकती है? इलेक्शन में जीत सकती है। तो हर देश में ऐसी सरकार होनी चाहिए, यानी कि अगर एक अब इस पार्टी के मेंबर अगर रूल में है, शासन में है, तो उनके मन में ये डर होना चाहिए कि अगला जो टेन्योर आएगा, यानी कि इलेक्शंस का जब टाइम आएगा, तो इट में बी पॉसिबल कि आपको किसका सामना करना पड़ सकता है? हार का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन एक बात ध्यान से सुने बेटे, अब मैंने आपको मैक्सिको का एग्जाम्पल दिया। कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ था, तो कई सालों तक 1977 तक कौन सी पॉलिटिकल पार्टी रूल करती रही? कांग्रेस के मेंबर क्या है? रूल करते रहे। उसके बाद शासन चेंज होता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि सच में किसी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद किया जाता है और वहां की जनता बार बार क्या है, आपको इलेक्शंस में उस पॉलिटिकल पार्टी को क्या करती रहती है? जिताती रहती है। इसका एग्जाम्पल अब आप बीजेपी को भी देख रहे हैं। बीजेपी अब 3rd टेन्योर में क्या है? जीत गई है। तो इसका मतलब क्या है? जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा पसंद कर रही है। लेकिन अब जो सरकार बनी है वो आपकी कोलिएशन की सरकार बनी है, जो क्या कहलाता है? गठबंधन कहलाता है। यानी कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टी जब जाकर सरकार बनाती है तो वो क्या कहलाता है? कोलिएशन कहलाता है। तो अब हमने इतना पढ़ा है। अब ये हमारा सेकंड फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी है, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। अब हम आगे कल की क्लास में आगे पढ़ेंगे। देखो क्या, 1 पर्सन 1 वोट वैल्यू, यानी कि अगर किसी देश में आप डेमोक्रेसी कहेंगे तो वहां पर क्या है? एक इंसान अगर वोट कास्ट करता है तो उसकी वैल्यू एक ही कहलाएगी। इसके बारे में हम कल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बेटे आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी स्टूडेंट जो रिलेटेड स्टूडेंट हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो सच में ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं,
उनके पास आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।